हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मैंने यूपी ट्रिपल एससी में 2025 को डीवी करवाई थी। तो मैं आपको 100% लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ बताऊंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जिससे आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी डीवी में और ना ही आपके में प्रोविजनल लिख के आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कमेंट में देखे कि मेरे आधार कार्ड में मेरे पेरेंट्स का नाम गलत है, मेरा नाम गलत है या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम है। और कुछ लोग ने पूछा कि क्या आधार कार्ड लगेगा, क्या करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा या फिर पैन कार्ड लगेगा। तो आंसर है कि ये चारों चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगेगी। अगर आपका गलत है आधार कार्ड में कुछ भी तो उसको करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब भी आपका नाम और पेरेंट्स नेम भी चेक हो सकता है, तो उसके लिए करेक्शन करवा लीजिए। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना ही आधार कार्ड लगेगा, ना ही पैन कार्ड लगेगा, ना ही बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ना ही करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट हो जाएगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ चेकअप समथिंग, ये 3 चीज़ जो होता है वो जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आता है। जब ज्वाइनिंग आपकी होने वाली होगी उससे पहले करवाता है आयोग। और बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो 10th में बर्थ लिखी होती है उसी को कंसिडर्ड किया जाता है एज अ बर्थ डेट। ठीक, तो बर्थ सर्टिफिकेट की भी कोई नीड नहीं है। तो ये तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आधार कार्ड करेक्शन कैसे होगा और क्या मुझे करवाना पड़ेगा। तो आप करेक्शन करवा के रख लीजिए, बट आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि अगर मेरा नाम में मिस्टेक है या फिर अदर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए एफिडेविट बनेगा, वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो देख लीजिए। ठीक है। तो आप लोगों को टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसमें से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो आयोग का काम है, और ये जो 4th नंबर से 9 नंबर तक है वो आप लोग अपने तैयार करके रख लीजिए। इसलिए मैं वीडियो पहले बना ले रही हूँ, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब डीवी की डेट आएगी तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। सबसे पहला है बायोमेट्रिक स्लिप। तो बायोमेट्रिक स्लिप जो है, जब आप डीवी करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका थंब प्रिंट लिया जाएगा और आइरिस देखा जाएगा, मतलब आइस से आपकी आइडेंटिटी चेक करा जाएगा कि जो एग्ज़ाम देने गया था लड़का वो सेम है कि नहीं। ठीक। उसके बाद अगर आप करेक्ट पाए गए तो आपको एक स्लिप मिलेगी, तो ये डीवी के टाइम पे मिलेगी। इससे हम लोगों का अभी कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा मिलेगा चेकलिस्ट। ठीक, चेकलिस्ट एक आपको पेज मिलेगा जिसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को भरना होगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि चेकलिस्ट कैसा दिखता है। तो आपको इस तरह की चेकलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भरनी होगी। इससे पीछे एक और पेज है, उसमें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो भरनी होगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है चेकलिस्ट जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही मिलेगी। जब आप करवाने जाओगे तो वहीं पे बैठोगे तो वो लोग आप लोगों को देंगे और आपको इसको भरना होगा। ठीक। और नेक्स्ट आ जाता है ये आवेदन प्रपत्र। इसमें क्या होगा कि जब आपका डीवी कट ऑफ आएगा उसका डीवी रिज़ल्ट जो आएगा, जब आप अपना डीवी रिज़ल्ट चेक करेंगे और आप पास हो जाएंगे, उसके बाद आयोग के थ्रू 4 चीज़ दी जाती है। एक एडमिट कार्ड होता है और 4 फॉर्म होते हैं, उसको फिल करना होता है। अगर आपको देखना है तो मैं वीडियो इसके बाद ऐड कर दूंगी, देख लेना। फर्स्ट वाले में एडमिट कार्ड होता है जिसमें नाम और आपका रोल नंबर ये सब लिखा रहता है, और ये जो 4 फॉर्म है इसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कैसे फॉर्म है।
सबसे पहले आपको एक एडमिट कार्ड जैसा मिलेगा जिसमें मेंशन होगा कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आप किस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला है जो अभी मैंने साइड में रखा है। उसके बाद अब आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे और इसमें जो आप इंफॉर्मेशन रखेंगे वो बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, बिकॉज आगे चल के जो भी आपकी इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी जॉब में वो इसी के हिसाब से भरी जाएगी, तो इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। तो 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वाले में आप जल्दी से भर लेंगे, जो भरना होगा वो मैं आपको बात को बताऊंगी जब आपका डीवी कट ऑफ आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अभी बस देख लीजिए कि ये 4-5 फॉर्म है, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे होता है। ये फॉर्म नंबर 3 है और लास्ट जो फॉर्म होता है उसमें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड सारे मार्क्स भरने पड़ते हैं। तो ये 4 फॉर्म थे और एक एडमिट कार्ड था। आपने देख लिया कि आवेदन प्रपत्र कैसे दिखते हैं और कितने होते हैं, वो कैसे भरा जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आएगी तब आपको बता दिया जाएगा कि कैसे भरा जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में बता दिया जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होती है। आपको दिखा देती हूँ, मैंने सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के हिसाब से बनाई है वीडियो, तो किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाई स्कूल की आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ज़रूरत होगी। अब जो या फिर यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, उनकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है वो कंबाइंड होती है, मतलब जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होता है वो कंबाइंड होता है। तो आपको सिर्फ ये जो लास्ट में आपको मार्कशीट मिलती है सिर्फ इसी को लेके जाना है और इसकी एक फ़ोटोकॉपी होगी। फ़ोटोकॉपी बता दूंगी कि कितने सेट लगते हैं, सिर्फ एक सेट बना के जाइएगा। जो आपको ऊपर 9 डॉक्यूमेंट बताए हैं कि कौन से लगेंगे, उसी का एक सेट बना लीजिएगा, बस उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने देख लिया होगा कि ये यूपी बोर्ड की डिग्री है, तो आप देख लीजिए कि ये रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास होनी चाहिए ये डिग्री। सीबीएसई वाले आप देख लीजिए, जो आपको येलो कलर की ये बड़ी सी डिग्री मिलती है वो रिक्वायरमेंट है। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है 12th का। तो 12th में आपको सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट अलग अलग मिलती है और दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, ये सीबीएसई बोर्ड वाला है। यूपी बोर्ड का मुझे मिला नहीं था क्योंकि मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं ज़्यादातर। यूपी बोर्ड के हैं फ्रेंड्स, बट मुझे उनकी डिग्री नहीं मिली प्राइवेसी के वजह से। पर आप देख लीजिए कि ऐसी होती है यूपी बोर्ड में भी, इसमें बस यूपी बोर्ड लिखा होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, मदर्स नेम और ये सब लिखा होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपने किया। तो ये वाला ज़रूर होना चाहिए और उसके बाद जो आपकी मार्कशीट है ये ज़रूरत है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको 12th में पता चल गया होगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, एक मार्कशीट की और एक जो है वो सर्टिफिकेट की, ठीक। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 10th का बता दिया मैंने, 12th का बता दिया। अब नेक्स्ट है डिग्री। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास मास्टर भी होगी, पीएचडी भी होगी और उन्होंने फॉर्म जब वो भर रहे होंगे तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन की होगी। आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फालतू के डॉक्यूमेंट्स लगाने से अच्छा है कि डायरेक्टली बस बीएससी की डिग्री लगाइएगा, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है आपने कितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो डायरेक्टली खुद भी बोल देंगे कि आप हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी वो बीएससी मांगी थी। तो आप बीएससी से हैं और जो डिफरेंट जो क्वालिफ़िकेशन मांगी, स्पेशल क्वालिफ़िकेशन जैसे एग्रीकल्चर है, होम साइंस है ऑनर्स वाली, और डिफरेंट जो भी हैं, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर जो भी है, उनको सिर्फ अपनी बीएससी की डिग्री चाहिए, ठीक। बीएससी में डिग्री में भी आपको 2 चाहिए, एक तो मार्कशीट वाली चाहिए और दूसरा जो आपको डिग्री मिलती है वो चाहिए। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या लगता है कि क्या हर सेमेस्टर की इंडिविजुअल डिग्री चाहिए होगी। तो आंसर है इसका नो। जो आपको लास्ट में एक बड़ी सी स्लिप मिलती है, यानी जो आप देख रहे हैं, हर सेमेस्टर वाइज आपके मार्क्स लिखे होते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर है,
ये सेकंड सेमेस्टर है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट। ठीक, ये जो आपको स्लिप मिलती है डिफरेंट मार्क्स से, ये मार्क्स स्लिप है, मार्कशीट है सॉरी। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको इंडिविजुअल सेमेस्टर वाइज। मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ एक की ज़रूरत होगी जो मैंने आपको बता दी। जो यूनिवर्सिटी से होंगे वो समझ गए होंगे, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी आपको जो लास्ट में मिलती है बस उसकी रिक्वायरमेंट है, और लास्ट में आपको डिग्री की। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट अब देख लेते हैं आपकी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री मांगी गई थी, 10th 12th और ग्रेजुएशन, उसका मैंने आपको बता दिया, जिसमें सर्टिफिकेट भी लगेगा, मार्कशीट भी लगेगी, दोनों लेके जाइएगा। क्योंकि बहुत लोगों को अपनी मार्कशीट नहीं मिलती है, तो वो लोग मतलब बोल देते हैं कि आप सबमिट करिए 15 दिन में, तो आप लोग पहले से लेके चलिएगा। और जिनकी डिग्री नहीं आई है अभी अप्लाई कर दो, आ जाएगी, क्योंकि उनको डिग्री चाहिए होगी। आप कुछ भी बना के ले जाएंगे, मतलब जो लिखवा के ले जाएंगे, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे कि आप मुझे सबमिट करो 15 दिन के अंदर। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी अप्लाई कर दो, आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब निवास वाला। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल जो है वो हमेशा फादर्स के साइड की लगेगा। ठीक, अगर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, मेनली ये मैं बता रही हूँ फीमेल के लिए, वुमेन्स के लिए, कि अगर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, फिर भी आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा वो फादर साइड का लगेगा, और जो अनमैरिड है उनका तो फादर के साइड का ही कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। आपका डोमिसाइल ज़रूर हस्बैंड के साइड का चल जाएगा, बट आपकी कास्ट वाला जो है वो फादर के साइड का ही लगेगा। अभी से बनवा लो, क्योंकि बात को प्रॉब्लम होती है, फिर प्रोविजनल लिख के आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग भी लेट होगी, आपको दोबारा फिर से मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अभी जो बताया जा रहा है वो कर लो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं लास्ट टाइम बोलती हूँ कि फ़ीमेल जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग क्या लगता है कि फादर की साइड का सर्टिफिकेट बनवा ले। और जब उन्होंने फॉर्म भरा था, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी शादी होगी, फिर भी आप अनमैरिड वाला ही कंसिडर्ड किया जाएगा। जो आपने फॉर्म भरते हुए इंफॉर्मेशन डाली थी उसी को कंसिडर्ड किया जाएगा, चाहे आपकी शादी हो गई हो, चाहे आपकी जॉब लग गई हो, वो नहीं माना जाएगा। जब फॉर्म भरते हुए अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड ही कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फीमेल वाला बता दिया कि मैरिड होंगे तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फादर साइड का लगेगा। ठीक, अब जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना काम कर सकता है। देखो, काम करने की बात करें तो 5 साल पुराना भी काम कर जाएगा अगर वो डिजिटल फॉर्म में है। अब डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिएगा जो सिग्नेचर हुई है, यहाँ पे लिखा रहता है कि डिजिटली साइंड, इसको इस वाले सर्टिफिकेट को डिजिटल वाला कंसिडर्ड किया जाता है। तो आप लोग अपना जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल फॉर्म में ही बनाइएगा, डिजिटल फॉर्म वाला ही वो एक्सेप्ट करते हैं। मैनुअल अगर आप सिग्नेचर करवा के आ जाएंगे उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप अभी से डिजिटली बना लीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है, विद इन 1 मंथ में बन जाता है। तो अभी आप डाल दोगे तो डीवी जो है वो इसी साल होगी, नवंबर या दिसंबर में आपकी डीवी होगी। तो अभी आप डाल दोगे, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रहेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी जब डीवी का शेड्यूल आएगा। ठीक, मैंने आपको बता दिया ये डिजिटल वाला है, ये है जाति वाला, ये है निवास वाला, ये है जाति वाला। दोनों देख लीजिए, दोनों डिजिटली साइंड किया गया है। ठीक, ऐसी डिजिटल साइंड ही सर्टिफिकेट लगेगा। ये आपको मैंने बता दिया कास्ट वाला और डोमिसाइल वाला। अब नेक्स्ट क्या है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस वाले का जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर मांगा गया है उसी फाइनेंशियल ईयर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हुआ और इनवैलिड हुआ तो आपको जर्नल कैटेगरी में कंसिडर्ड किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना कि अगर मेरा सर्टिफिकेट गलत निकला कहीं मुझे बाहर तो नहीं भगा दिया जाएगा या फिर प्रोविजनल तो लिख के नहीं आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोगों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक, और जो भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए
जिनको कोटा चाहिए, जैसे एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स और फीमेल। फीमेल के लिए कोई भी अदर सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो तो मेंशन होता है कैटेगरी में, तो फीमेल वालों को कुछ नहीं करना है। और ये जो 3 कैटेगरी है इनका एक सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर है, उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, वो उनको दिखाना पड़ता है। और स्पोर्ट्स पर्सन को भी अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो ये जो 3 कैटेगरी है प्लीज़, और पीएच, सॉरी मैं पीएच को मेंशन करना भूल गई, पीएच, ये जो 4 कैटेगरी है प्लीज़ अपना सर्टिफिकेट तैयार रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सर्टिफिकेट सही होगा तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज़ जो आपकी कैटेगरी होगी उसी कैटेगरी में आप कंसिडर्ड किए जाएंगे। ठीक, अब लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मेरा नाम गलत है, मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, मेरे पापा का जैसे राम कुआर है तो क्या बोलता है, राम और कुआर के बीच में स्पेस नहीं है, या फिर डिफरेंट जो नाम होते हैं जो 2 लेटर को मिक्स करके बनाए जाते हैं, 2 वर्ड को मिक्स करके बनाए जाते हैं, उनमें बहुत सारा कभी कभी स्पेस होता है, कभी स्पेस नहीं होता है, कुछ मदर्स की नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक होगा। तो उसके लिए सिंपल ये है कि आप अगर करेक्शन करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि करेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आप डाल दीजिए करेक्शन के लिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो किसी भी कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे कोई वकील होगा, उसको आप बताओगे कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और मुझे एफिडेविट बनवाना है। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि मेरे में क्या मिस्टेक है, वो आपको बना देगा। और आप देखिए, ये मैंने सर्टिफिकेट लगा दिया है, यहाँ पे रुपए देखिए, सबसे सस्ता वाला 10 रुपये वाला, 10 रुपये वाला ये नोट वाला बना दीजिएगा। और क्या लगता है कि वो चार्ज करेंगे कुछ रुपए, 100-200 रुपये, तो वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अदरवाइज़ सबसे जो कम रुपए का होता है वो बना दीजिएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल भी बता दे रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि आपका नाम लिखा जाएगा, ठीक, आपके पेरेंट्स का नाम लिखा जाएगा और आपका एड्रेस लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए उसने मेंशन किया है कि EWS जो सर्टिफिकेट है उसमें मेरे पापा का नाम जो है वो गलत हो गया है। तो उसने मेंशन किया है कि क्या मेंशन हो गया है उस सर्टिफिकेट में और क्या होना चाहिए, ये वो टाइप करके लिख देंगे। और जो भी आपकी गलती, जैसे आपकी 3-4 गलती है तो एक ही सर्टिफिकेट में एक एक करके मेंशन करवा देना, ऐसे 1 2 3 4 5 करके अपना मेंशन करवा देना कि ये मिस्टेक हुई है। और इस सर्टिफिकेट से आप में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिज़ल्ट आएगा, फाइनल रिज़ल्ट, उसमें प्रोविजनल लिख के नहीं आएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि कोई भी मिस्टेक होगी एफिडेविट बनवा लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देती हूँ कि शायद मैंने आगे की वीडियो में बता दिया है कि अगर फॉर्म भरते टाइम अगर आप अनमैरिड थे तो जब डीवी में आपको वो फॉर्म मिलेगा, जो 4 फॉर्म मिलेंगे उसमें भी आप अनमैरिड ही लिखी टिक करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं करना कि पहले आप अनमैरिड थे बट फिर आपकी शादी हो गई, फिर जब डीवी के लिए फॉर्म भरा जा रहा है तो आपने मैरिड टिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भरते टाइम अनमैरिड थे, आपके पास जॉब नहीं थी, तो आप वही कंसिडर्ड किए जाएंगे। कुछ लोगों के बीच में जॉब लग जाती है तो वो जॉब को मेंशन कर देते हैं, तो मेंशन नहीं करना है उसमें, आपको मतलब बताना है कि हाँ मेरे पास जॉब नहीं थी। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी तैयार करेंगे तभी आप टेंशन फ्री रहेंगे, नहीं तो फिर एंड में आके बहुत ज़्यादा जल्दी से, कुछ लोगों का तो डीवी बहुत फर्स्ट ही डे पड़ जाता है, फर्स्ट डे पड़ जाता है। अब जिनका फर्स्ट डे पड़ गया उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जब आप डीवी करवाने जाओगे तो वहाँ पे बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगी, ठीक, उसके बाद चेक लिस्ट मिलेगी जो मैंने आपको दिखा दी है, वो भरना पड़ेगा। और जब आपका डीवी रिजल्ट आएगा उसमें आपका लिख के आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज करके, ऐसे समथिंग कुछ लिख के आता है। और उसी के नीचे 4 फॉर्म्स होते हो, उसको एक एक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भरना पड़ेगा। और जो आपके प्रति जो डॉक्यूमेंट तैयार करने, वो है हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट,
और ये है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और हॉरिजेंटल के लिए जिसको चाहिए वो अपना सर्टिफिकेट तैयार रखे, पीएच वाले, फ्रीडम फाइटर वाले, एक्स सर्विसमैन वाले और स्पोर्ट्स वाले। और निवास का आप लोग निवास वाला बना लीजिए, ठीक। तो यही था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वीडियो। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, मैं आपको कमेंट कर दूँगी।